बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 179 मुलाहिज़ा फरमाए। तुम भी कंबल ओढ़ लो, सर्दी लग जाएगी। मैंने ये कहते हुए कंबल का एक कोना पकड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा तो मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया। वो नींद मुरियां थी और मैं उसे अपने कंबल में लेटने की दावत दे रहा था, लेकिन दूसरे लम्हे उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और कंबल को खोलकर दोनों बार फैला दिया। वो मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी। मैं उसके बदन की हरारत महसूस कर रहा था, लेकिन ना तो मेरे दिल की धड़कन बेरब्त हुई और ना ही सीने में कोई हलचल पैदा हुई। रात धीरे धीरे बीती रही और हम बातें करते रहे। मैं बार बार पंडित परगिया राज का जिक्र करके उसके जख्मों को नहीं कुरीदना चाहता था, इसलिए मैं जानबूझकर इस मौजूद से दूर ही रहा और ज्यादातर सिंगापुर के बारे में बातें करता रहा। सिंगापुर की यादों से मेरे जख्म हरे हो रहे थे और सीने में पैदा होने वाली कसक बहुत अच्छी लग रही थी। ये कसक हमेशा से थी और मेरे जख्म भी कभी मंदिमिल नहीं हुए थे। मैं इन बातों को कभी नहीं बोला था। वो घर और उसमें हंसते मुस्कुराते चेहरे, कितना सुकून था हमारी जिंदगियों में। बाप की शफकत, माँ की ममता, लेकिन दारा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। इसने मेरी जिंदगी में अंगारे भर दिए थे और अब वह कई बरसों से मुझसे बचने के लिए भागता फिर रहा था और मैं मौत का साया बनकर उसके पीछे लगा हुआ था। दारा शायद अब थक गया था। मैं चढ़ता सूरज था और वो ढलता साया। उसे पनाह की जरूरत थी और हिंदुस्तान के दूर दराज कोने में हिमालय की तराइयों में वो पनाह की तलाश ही में आ रहा था या आ चुका था। लेकिन मैंने भी तय कर लिया था कि हिमालय की ये गोद उसकी आखिरी पनाह का साबित होगी। सिंगापुर की यादों ने मुझे उदास कर दिया। चित्रा प्रीतम भी शायद समझ गई थी। उसने मौजू बदल दिया और योगा के बारे में बातें करने लगी। ये हरी दीवार है जिसे गेट वे टू गॉड भी कहा जाता है। गंगोत्री से गंगा जन्म लेता है। गंगोत्री हिंदुओं का सबसे अहम और मुकद्दस तरीन मुकाम माना जाता है। जिस तरह मुसलमान हज के लिए मक्का जाते हैं, उसी तरह हिंदू भी जिंदगी में कम अज कम एक बार गंगोत्री यात्रा को अपना धर्म समझते हैं। यहाँ से सिर्फ 24 किलोमीटर के फासले पर ऋषिकेश है। वो जगह मैसूरी और नैनीताल से भी ज्यादा खूबसूरत है। ऋषिकेश को योगा का घर कहना ज्यादा मुनासिब होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग योगा सीखने के लिए वहाँ आते हैं। वहाँ तुम्हें लातादाद मंदिर भी मिलेंगे और बुद्धों के स्तूपे भी। हिंदू योगी और बुद्ध बख्शु योगा के उस्ताद समझे जाते हैं। उन्हें इस पुरस्कार इल्म पर उबूर हासिल है। उन्हें देखकर हैरत होती है कि वो लोग ऐसे कारनामे किस तरह अंजाम दे लेते हैं कि जिनका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम ऋषिकेश गई हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने इस बात में सर हिला दिया। पल्लवी और अपने शोर कुंदन लाल के कत्ल के बाद जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी तो मैंने प्रिया राज और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। मैं लोगों को उनके हुलिये बताकर पूछती फिर रही थी। मुझे पता चला कि उनमें से एक के हुलिये से मिलता जुलता एक पंडित ऋषिकेश के एक मंदिर में मौजूद है। मैं ऋषिकेश पहुंच गई और तकरीबन एक हफ्ते तक उस पंडित को तलाश करती रही। वो पंडित तो मुझे नहीं मिला, अलबत्ता एक बुद्ध बख्शु से मुलाकात हो गई। मैं उससे कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। ताहम उसकी बातों से मैंने जान लिया कि वो इस पुरस्कार इल्म के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात रखता है। कौन है वो? मैंने पूछा। मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। उसका नाम गौतम घोष है, चित्रा प्रीतम ने बताया। वो कुछ अर्से पहले ही तिब्बत से आया था। तिब्बत इन पुरस्कार उलूम के लिए दुनिया भर में शोहरत रखता है, लेकिन रास्ते इतने कठिन और खतरनाक हैं कि कोई इस जानब जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर मन में कुछ पा लेने की लगन हो तो रास्तों की कठिनाइयों और खतरात कोई मानी नहीं रखते, मैंने जवाब दिया। चित्रा प्रीतम की बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि योगा के बारे में वो मुझसे ज्यादा मालूमात रखती है। मैंने मार्शल आर्ट्स की तरबियत हासिल की थी और उसके लिए मुझे सख्त रियाजत करनी पड़ी थी। मैंने अपने अंदर ची की पुरस्कार कुव्वत पर काबू पाया था। योगा मुझे इस हद तक सिखाया गया था जिसकी जरूरत थी और अब चित्रा की बातें सुनकर योगा में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और मैंने तय कर लिया था कि मौका मिला तो इस मैदान में भी कुछ हासिल करने की कोशिश करूंगा। मैंने तिब्बत से आने वाले बुद्ध बख्शु गौतम घोष का नाम ज़हन नशीन कर लिया। रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। चित्रा प्रीतम नीचे की तरफ फिसलते फिसलते बिल्कुल लेट चुकी थी। उसने कहा था कि मुझे रात भर जगाएगी और मुझसे बातें करती रहेगी, लेकिन अब वो ऊँघने लगी थी। मैं बड़ी आहिस्ते से अपनी जगह से उठ गया। कंबल पूरी तरह उसे ओढ़ा दिया और दूसरे कमरे में आ गया जहाँ सोबराज दोनों कंबल ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। मैं भी कंबल में घुस गया और कुछ देर बाद मेरी आंखें भी बंद होने लगी। पंडित प्रिया राज को इंसान समझना इंसान की बहुत बड़ी गलती थी। वो शक्ल और सूरत ही से दरिंदा लगता था। लंबा कद, बारी बरकम जिस्म, सर के बाल बेताशा बड़े हुए थे जिन्हें 3-4 चुटियों में समेटने की कोशिश की गई थी। दाढ़ी और मूंछों के बाल इस तरह बड़े हुए थे कि मुंह का दाना तलाश करना मुश्किल था। नाक समोसे की तरह फैली हुई थी और आंखें सुर्ख जिनसे साफ लगता था वो नशा करने का आदी है। उसका सीना भी रीछ की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। उसने धोती बांध रखी थी और जिस्म के बालाई हिस्से पर पीली चादर ओढ़ी हुई थी जो एक कंधे से बार बार फिसल रही थी। मैं और सोबरा चित्रा प्रीतम के साथ उस मंदिर में आए थे। हमें तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ा।
और फिर वो अचानक ही मंदिर के पिछले हिस्से में से किसी तरफ से निकलकर सामने आया था। चित्रा प्रीतम उसकी निशानदेही करके फौरन ही वापस चली गई थी। मंदिर में यात्रियों का हुजूम था। लोग एक दूसरे को धक्के देते हुए आ जा रहे थे। मैं और सोमराज एक तरफ खड़े पंडित प्रिज्ञा राज को देखते रहे। मैंने सोमराज को बता दिया कि यही वो पंडित है जिसने अपने 2 दूसरे पंडितों के साथ मिलकर चित्रा प्रीतम की मासूम बेटी को बेआबरू करके मौत के घाट उतारा था और उसके चोर कुंदन लाल को भी खंजरों के पे दर पे वार करके हलाक कर दिया था। और यही वो पंडित प्रिज्ञा राज है जिसकी हमें तलाश है। सोमराज को मंदिर पर प्रिज्ञा राज की निगरानी पर छोड़कर मैं हरी दीवार की सड़कों पर घूमने लगा। यहाँ कई मंदिर थे। मैं हर मंदिर में झांकता और दारा के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और मेरे ख्याल में यह हमाकत ही थी। दारा हुलिया तब्दील करने का माहिर था और मैं हुलिये की बिना पर उसे तलाश कर लेना मुमकिन नहीं था। 2 दिन गुजर गए और फिर अचानक हरी दीवार की आबादी में इजाफा होने लगा। यूं तो हजारों की तादाद में यात्री रोजाना यहाँ आते जाते थे, लेकिन इस रोज अचानक ही यात्रियों की आमद में इजाफा हो गया था। सराय, होटल और गेस्ट हाउस कहीं जगह नहीं रही थी। लोग खुली जगहों पर पड़े हुए थे। मतमूल यात्री अपने साथ छोटे खैमे और छूल दारियां भी ले आए थे। पंडित साधु और पुजारी भी सैकड़ों की तादाद में चले आ रहे थे। और फिर ये दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि अगले इतवार को सूरज गिरन होने वाला है। चांद गिरन और सूरज गिरन हिंदू धर्म में बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसे मौकों पर खास पूजा का एहतमाम किया जाता है। ज्योतिषी और पंडित अपने हिसाब किताब में मसरूफ हो जाते हैं और पुजारी जाप पर बैठ जाते हैं। उस रोज सुबह 11 बजे के करीब मैं और चित्रा प्रीतम गंगोत्री की तरफ चले गए। यूं तो दरिया के दोनों किनारों पर दूर दूर तक ऐसे घाट बने हुए थे यहाँ गंगा जल में गुसल करने वालों का रश लगा रहता था। लेकिन गंगोत्री का वो मुकाम जहाँ मुख्तलिफ समतों से पहाड़ी नदी नालों का पानी आ गिरता है, वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी। खोए से खोआ चल रहा था। इस जगह चट्टानों के साथ एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पुख्ता तालाब बना हुआ था जिसमें नीचे उतरने के लिए पुख्ता सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इस तरफ पहाड़ियों से आने वाला पानी इस वसी और अरीज तालाब में गिरता और दूसरी तरफ बहकर दूसरे पानी में मिल जाता। इस तरफ भी पहाड़ों से मुख्तलिफ समतों से आने वाला पानी जमा होकर नशेब की तरफ बहता और जरा आगे जाकर इसका पार्ट एक बाकायदा दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता। यही वो जगह है जिसे गंगा जन्म भूमि भी कहा जाता है। इस तालाब के साथ हमवार और कुशादा जगह थी और इससे आगे अमूदी चट्टानें थी जिनमें लातादाद गुफाएं बनी हुई थी। ये सब गुफाएं और गार कुदरती थे जो सदियों में पानी के कटाव से मारते वजूद में आए थे। कई गार और गुफाएं ऐसी थी जिनमें पानी नहीं था और वहां यात्रियों ने कब्जा जमा रखा था। ताम लातादाद गुफाएं ऐसी थी जिनमें पहाड़ों के अंदर ही अंदर से आने वाला तेज रफ्तार पानी पुरशोर आवाज से बह रहा था। ये गार और सुरंगें पहाड़ों में बहुत अंदर तक चली गई थी। इस वसी और इस तालाब पर बहुत रश था। तालाब के अंदर भी लोग भरे हुए थे और कुशादा सीढ़ियों पर भी लोग एक दूसरे पर गोया चढ़ रहे थे। बच्चे मर्द और औरतें सब एक ही जगह गुसल कर रहे थे। बाज औरतें नीम मुरियां थी, बाद में अगरचे लिबास पहन रखे थे, लेकिन भीगे हुए लिबास जिस्म से चिपक कर उन्हें बरहना कर रहे थे, मगर किसी को होश नहीं था। तालाब के किनारे पर भी लोग हुजूम दर हुजूम जमा थे। ठीक 12 बजे सूरज गिरन शुरू होने वाला था। ये जुज़वी सूरज गिरन था जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता और हर हिंदू की ख्वाहिश थी कि वो इस वक्त पूजा में मसरूफ हो या गंगा जल में गुसल कर रहा हो ताकि उसके सारे गुनाह धुल जाएं। मैं चित्रा प्रीतम के साथ एक तरफ खड़ा अफरा तफरी का ये आलम देख रहा था कि एक कट्टा कट्टा आदमी लोगों को धक्के देता हुआ तालाब की तरफ बढ़ते हुए नजर आया। उसे सफेद धोती बांध रखी थी, जिस्म के बालाई से पर कोई कुर्ता वगैरह नहीं था। अलबत्ता एक सफेद कपड़ा दुपट्टे की तरह बंद करके गले में लटका रखा था। उसकी उम्र 30-32 के लगभग होगी। लंबा कद, तवाना जिस्म, मजबूत हाथ पांव, गंजा सर और माथे पर खुशका। वो कोई पंडित या पुजारी नहीं था, लेकिन उसके हुलिये और अंदाजों एतवार से लगता था कि वो धर्म के मामले में बहुत कट्टर है। वो लोगों को इधर उधर धक्के देता रास्ता बनाता हुआ तालाब में उतर गया और तकरीबन वस में पहुंचकर रुक गया और दोनों हाथ जोड़कर जेरे लब कुछ बदबदाने लगा। फिर चुल्लू में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालता रहा। इसी दौरान में वो बार बार सूरज की तरफ भी देखता रहा। ठीक 12 बजे सूरज पर निचली तरफ से धब्बा पड़ना शुरू हो गया। उसके साथ ही फजा में श्लोक और भजन वगैरह की आवाजें गूंजने लगी। तालाब के वस में खड़ा वो आदमी कुछ ज्यादा ही पुरजोश नजर आ रहा था। वो कभी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता, कभी अपने गंजे सर पर पानी के छींटे डालने लगता और कभी दोनों हाथ ऊपर फैलाकर चीखने वाले अंदाज में कोई भजन गाने लगता या श्लोक पढ़ने लगता। न जाने क्या बात थी कि इतने बड़े हुजूम में मेरी तवज्जो उसी एक शख्स पर मरकूज हो गई थी। यूं तो हर शख्स अपने अपने अंदाज में पूजा कर रहा था, लेकिन उस शख्स की हरकतें कुछ ज्यादा ही दिलचस्प लग रही थी। सूरज पे से धब्बा बढ़ गया, रोशनी कम हो गई, लोगों के श्लोक बढ़ने और भजन गाने की आवाजें बुलंद होती गई और फिर आधे घंटे बाद किरण लौटना शुरू हो गया। मेरी नजरें तालाब के दूसरे किनारे पर 3 बावर्दी पुलिस वालों की तरफ उठ गई। वो अभी अभी वहां नमूदार हुए थे। उनमें एक सब इंस्पेक्टर था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था, बाकी 2 कांस्टेबल राइफलें संभाले हुए थे। वो तीनों मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देख रहे थे और फिर एक कांस्टेबल ने चीखते हुए तालाब के वस में उस शख्स की तरफ इशारा किया जो मेरी तवज्जो का मरकज बना हुआ था।
सब इंस्पेक्टर ने भी उसे देख लिया और फेफड़ों की पूरी कुव्वत से चीखा, आशुतोष, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, तुम घेरे में आ चुके हो, बचकर नहीं जा सकोगे। तालाब के बस में खड़े हुए आशुतोष नामी उस शख्स ने चौंक कर पुलिस वालों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वहशत सी उभर आई। दूसरे हीले में वो चीखते हुए तालाब के उस किनारे की तरफ आने की कोशिश करने लगा जहां हम खड़े थे। सब इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर वाला हाथ उठाकर हवाई फायर कर दिया। पहले फायर पर शायद लोगों ने तवज्जो नहीं दी, दूसरे फायर पर खलबली सी मच गई। तालाब में भी लातादाद लोग थे। पानी आशुतोष के सीने तक था। वो अपने सामने आने वाले हर फर्द को हाथ मारकर धक्का देकर हटाकर आगे बढ़ता रहा। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी जिन्हें कोई मानी नहीं पहनाया जा सकता था। पुलिस वाले तालाब के किनारे पर दौड़ने लगे। किनारे अगरचे फुटपाथ की तरह कुशादा थे, लेकिन लोगों की भीड़ लगी हुई थी। आशुतोष, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा, सब इंस्पेक्टर लोगों को धक्के देते हुए रास्ता बनाते हुए चीख कर बोला। लेकिन आशुतोष जानता था कि पुलिस वाले उस पर गोली नहीं चला सकते। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। भगदड़ सी मची हुई थी, गोली किसी और को भी लग सकती थी। आशुतोष तालाब के किनारे पर आ गया। उसकी धोती और गले में दुपट्टे की तरह पड़े कपड़े से भी पानी नुचड़ रहा था। वो एक जगह पर रुक गया और फिर उसने एक अजीब हरकत की। एक टांग कुत्ते की तरह उठा ली, उसके एक हाथ भूंपू की तरह मुंह पर रखा और चीखते हुए मुंह से अजीब आवाजें निकालने लगा। यह हरकत आमतौर पर बच्चे किसी को चिढ़ाने और तैश दिलाने के लिए करते हैं। आशुतोष की इस हरकत पर मुझे उसके ज़हनी तवाज़ुन पर भी शुबा होने लगा। उसने 2-3 मरतबा ये हरकत दोहराई और एक हाथ में धोती पकड़कर एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो बिल्कुल वैसी बन गया था। उसने 9-10 साल की उम्र के एक बच्चे को ठोकर मारकर दूर गिरा दिया। उसका रुख हमारी तरफ था। मैं नहीं समझ सका कि मामला है क्या और पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती है। मैं आशुतोष के रास्ते से हट गया, मगर चित्रा प्रीतम उसकी जद में आ गई। उसने चित्रा को दोनों हाथों में उठाकर मेरी तरफ उछाल दिया। चित्रा चीखते हुए मेरे ऊपर आ गिरी और हम दोनों जमीन पर गिर गए। आशुतोष वहशियाना अंदाज में चीखते हुए चट्टान के गार में घुस गया। इसी दौरान में पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए। करीब खड़े हुए एक आदमी ने चित्रा को सहारा देकर उठा दिया और मैं भी उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है अफीसर, ये पागल है कौन? मैंने उससे पूछा। ये पागल नहीं, कातिल है। 2 जवान लड़कियों का मर्डर कर चुका है। एक तीसरी लड़की इसके कब्जे में है जिसे ये कत्ल करना चाहता है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। और फिर जल्दी जल्दी में जो तफसील बताई वो बड़ी खौफनाक थी। सब इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक आशुतोष का ताल्लुक राजस्थान के शहर अनूपगढ़ से था। वो पुलिसरार कुव्वतों को तस्खीर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जाप करता रहता था। कुछ अर्से पहले वो एक पंडित के हत्थे चढ़ गया था जिसने उसे एक ऐसा जाप बताया जिस पर अमल करके उब्दी हयात हासिल की जा सकती है। इस जाप पर अमल करने के लिए जरूरी है कि 3 सूरज गिरन पर 14 साल 3 कवारी नारियों की भीड़ दी जाए। नागा उनकी सूरत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आशुतोष अब तक 2 लड़कियों को मौत के घाट उतार चुका था। ये तीसरा सूरज गिरन था। उसने एक 14 साल कमवारी लड़की को अपने कब्जे में कर रखा था जिसे वो ऐन उस वक्त तलाक करता जब गिरन खत्म होने के आखिरी लम्हात में होता। हम उसकी तलाश में थे, सब इंस्पेक्टर कह रहा था, लेकिन वो भाग गया। अगर उसे नहीं पकड़ा गया तो वो उस लड़की को हलाक कर देगा। अरे रोको उसे, चित्रा प्रीतम चीखी, वो मेरी बच्ची को मार डालेगा, रोको उसे। मैंने चौंक कर चित्रा प्रीतम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी हुई थी। वो अपनी जवान बेटी खो चुकी थी। उसे बेआबरू करके हलाक किया गया था और अब किसी और की बेटी को जिबा किया जाने वाला था। सब इंस्पेक्टर अपने आदमी को इशारा करते हुए उस गार में घुस गया। मैं भी उसके पीछे दौड़ पड़ा और चित्रा ने भी मेरे पीछे दौड़ लगा दी। ये चट्टान ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। तकरीबन 100 गज आगे हम खुली जगह पर निकल आए। ये खुली जगह भी 50-60 फुट से ज्यादा नहीं थी। इससे आगे बुलंद चट्टानें थी, उनमें भी कई सुरंगें थी। एक सुरंग में दाखिल होने वाला पानी नदी की सूरत में चट्टान के साथ बहता हुआ आगे जाकर तालाब की दूसरी तरफ किसी जगह गुजरता था। मैंने पुलिस वालों की एक सुरंग में घुसते देखा तो मैंने दूसरी सुरंग की तरफ दौड़ लगा दी। चित्रा भी मेरे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। ये सुरंग खासी तवील थी जो आगे जाकर एक और सुरंग से जा मिलती थी जिसमें पानी बह रहा था। ये सुरंग बहुत कुशादा थी, बीच में पानी था और इतराफ में खुश्क जगह थी। मैं और चित्रा दीवार के साथ साथ आगे चलते रहे। आगे तंग और कुशादा सुरंगों का जाल सा बुना हुआ था। हिमालय की बर्फानी चोटियों से बहने वाले पानी ने इन चट्टानों को अंदर से खोखला कर रखा था और ये अमल 2-4 साल में नहीं सदियों में इस हद तक पहुंचा था। और मैं समझता हूँ कि इन चट्टानों को अंदर ही अंदर काटने का पानी का अमल अब भी जारी था, जिसका नतीजा मजीद कई सदियां गुजरने के बाद सामने आएगा। इन सुरंगों में अंधेरा नहीं था। कई चट्टानें टूटी हुई थी और मदम रोशनी सुरंगों के अंदर भी पहुंच रही थी। पानी बड़ी तेजी से इन सुरंगों में बह रहा था। पानी की रफ्तार, उसका शोर आसाब पर दहशत सी तारी कर रहा था। बहुत सुरंगों में तो पानी इस कदर ज्यादा था कि उनमें दाखिल होना अपने आप को मौत के हवाले कर देने के मुतरादिफ था। ऐसी जगहों पर हमें रास्ता बदल कर किसी और सुरंग में दाखिल होना पड़ता। पुलिस वालों के बारे में भी कुछ पता नहीं था कि वो किस तरफ चले गए थे और मैं सोच रहा था कि आशुतोष के पीछे आकर मैंने कोई गलती तो नहीं की। लेकिन मैंने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। एक लड़की की जिंदगी खतरे में थी। वो एक जनूनी के जनून की भीड़ चढ़ने वाली थी और शायद उसकी जिंदगी के चंद मिनट ही बाकी रह गए थे।
मैं जल्द से जल्द आशुतोष को तलाश कर लेना चाहता था, लेकिन हम उन सुरंगों की भूल भुलैयों में फंस कर रह गए थे। मैं एक और जगह सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग के किनारे पर कुछ जगह ऊंची और नीचे तूफानी रफ्तार से पानी बह रहा था। मैं चट्टानी दीवार के उभरे हुए पत्थरों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। चित्रा मुझसे 2-3 कदम पीछे थी। अगर हम में से किसी का पैर फिसल जाता तो तेज रफ्तार पानी तिनके की तरह हमें बहाकर ले जाता। चित्रा भी इस खतरे से पूरी तरह आगाह थी और बहुत संभल कर चल रही थी। अगले मोड़ पर पहुंचकर हम रुक गए। ये आवाज सुनी तुमने? चित्रा की कपकपाती आवाज सुनाई थी। मैं हमतन घोष हो गया और फिर वो आवाज मेरी समाज से टकराई। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कोई शख्स एक उंगली मुंह में डालकर उसे हरकत देते हुए चीख रहा हो, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो आशुतोष था। तालाब से भागते हुए भी उसने ऐसी ही हरकत की थी। इस आवाज का मतलब था कि हम आशुतोष के करीब पहुंच चुके थे। हम दूसरी सुरंग में मुड़ गए। ये सुरंग ज्यादा तवील नहीं थी। दूसरी तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी और फिर ढोल की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। वो जो कोई भी था जुनूनी अंदाज में पूरी ताकत से ढोल बजा रहा था और जाहिर है वो आशुतोष के अलावा और कौन हो सकता था। घर के धाने पर पहुंचकर मैं रुक गया। सामने खुली जगह थी और धूप फैली हुई थी। ढोल की आवाज बाईं तरफ से आ रही थी। मैंने बड़ी एहतियात से जांच कर उस तरफ देखा और दूसरे हील में मुझे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो बहुत खुली जगह थी। उसकी चारों तरफ संगलाख चट्टानें कुएं की दीवारों की तरह ऊपर को उठी हुई थी। बाईं तरफ पत्थर पर एक जवान लड़की रस्सियों से बंधी पड़ी थी। उसके बदन पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका सर गंजा और मुंह में कपड़ा ठुंसा हुआ था और आशुतोष गले में ढोल लटकाए उसे पूरी ताकत से पीटते हुए उस पत्थर के चारों तरफ नाच रहा था। कभी कभी वो मुंह से चीखों जैसी आवाजें निकालता और बार बार सर उठाकर ऊपर देखता। मैं जरा और आगे बढ़कर ऊपर देखा। सूरज सर पर था। गिरन से सूरज पर जो से धब्बा बढ़ गया था वो आधे से ज्यादा खत्म हो गया था। सूरज गिरन पूरी तरह खत्म होने में 10-12 मिनट बाकी थे और इस लड़की की जिंदगी की मोहलत भी इतनी ही रह गई थी। गिरन मुकम्मल होने के आखिरी लम्हात में उसे बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाने वाला था। चित्रा प्रेतम ने भी आगे झुककर वो खौफनाक मंदिर देखा। अगर मैं जल्दी से उसके मुंह पर हाथ ना रख देता तो उसकी चीख आशुतोष को हमारी मौजूदगी से आगाह कर देती। मैं मुंह तान दिखा उसे इधर उधर देखने लगा। सामने वाली बाज सुरंगों में तेज रफ्तार पानी के बहने की आवाजें सुनाई दे रही थी। लगता था किसी सुरंग के अंदर पानी बुलंदी से गिर रहा था। इस खुली जगह में थोड़े थोड़े फासले पर चंद बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। सामने किसी सुरंग से 1 फुट चौड़ी नाली की सूरत में पानी बहकर बाहर निकल रहा था, जो खुली जगह पर पड़े हुए एक पत्थर के करीब जमा होकर जमीन के अंदर कहीं गायब हो रहा था। सूरत का जायजा लेने के बाद मैंने चित्रा प्रीतम को सरगोशी में कुछ हदायत दी और आशुतोष ढोल बजाते हुए जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, मैं सुरंग से निकलकर तेजी से दौड़ते हुए एक बड़े पत्थर के पीछे पहुंच गया और फिर मुझे उससे आगे वाले पत्थर के पीछे पहुंचने का मौका मिल गया। अब मैं उस तीसरे पत्थर के पीछे पहुंच चुका था जिसके करीब सुरंग से आने वाला पानी जमीन में जज़ब हो रहा था। आशुतोष से मेरा फासला अब 10 गज से ज्यादा नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था आशुतोष का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। पत्थर पर बंधी हुई लड़की के चारों तरफ ढोल बजाते और नाचते हुए वो बार बार ऊपर देख रहा था। अब मैं उस लड़की को भी पूरी तरह देख सकता था। उसका चेहरा खौफ से पीला हो गया था और आंखों में बेपनाह वहशत थी। आशुतोष जिस तरफ जाता उसकी नजरें भी घूम जाती। वो हाथों और पैरों को हरकत देने के काबिल नहीं थी, अलबत्ता सर को जोर जोर से झटक रही थी। मैं इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि अगर मुझे अगले पत्थर तक जाने का मौका मिल जाए तो मैं आशुतोष पर हमला करके इसे गिरफ्त में ले सकता था। और फिर मैंने जैसे उस पत्थर की तरफ छलांग लगाई, आशुतोष ने मुझे देख लिया। उसने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ढोल गले से उतार कर फेंक दिया और एक डंडा उठाकर वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ लपका। मैं उसका मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने जैसे ही हमला किया मैंने डंडे को दोनों हाथों पर रोका और उसे गिरफ्त में लेकर पूरी कुव्वत से आगे की तरफ झटका दिया। आशुतोष को शायद इसकी तवक्को नहीं थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और आगे को कलाबाजी खाता हुआ गिरा, लेकिन उसने उठने में देर नहीं लगाई। वरना भैंसे की तरह डकराता हुआ मेरी तरफ लपका। उसके सर की टक्कर मेरे पेट पर लगी। वो मुझे धकेलते हुए पीछे ले गया। मैं पीछे पत्थर से टकराया तो जोरदार झटके से मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर का सारा सिस्टम हिलकर रह गया। आशुतोष पीछे हट गया और पेट पर सर से एक और टक्कर दे मारी। वो तीसरी मर्तबा मारने के लिए पीछे हटा तो मैंने अपने आप को संभाल कर पूरी कुव्वत से उस पर हमला कर दिया। मेरा घूंसा उसके सीने पर लगा। वो एक झटके से तन कर खड़ा हो गया। उसने मुझे घूंसा मारना चाहा तो मैंने उसका वार रोकर कलाई दोनों हाथों की गिरफ्त में लेकर उसे मोड़ता चला गया। आशुतोष दोहरा हो गया। मैंने उसकी कलाई को एक हाथ में पकड़े रखा और उसकी गर्दन पर जोरदार घूंसा दे मारा। वो मुंह के बल नीचे गिरा, लेकिन उसके साथ उसने टांग चला दी। उसका पैर मेरे घुटने के पीछे लगा। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा और लड़खड़ाते हुए उसके ऊपर गिरा। इसी दौरान में चित्रा प्रीतम को सुरंग से निकलकर उस पत्थर की तरफ दौड़ते हुए मैंने देख लिया था जहां पर लड़की बंधी हुई थी। आशुतोष ने भी उसे देख लिया। उसने मुझे उठाकर दूर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों पर गिरा। मेरा दिमाग चुनचुना उठा। आशुतोष दौड़ते हुए चित्रा की तरफ लपका। उसने चित्रा को उठाकर दूर फेंक दिया। चित्रा भी चीख उठी।
आशुतोष ने आसमान की तरफ देखा। मेरी नजरें भी ऊपर उठ गईं। सूरज के निचले किनारे पर स्याही की बहुत मामूली सी लकीर रह गई थी। आशुतोष दोनों हाथ सीने पर मारकर वैश्यू की तरह चीखा और पत्थर की दूसरी तरफ जाकर नीचे झुक गया। और जब वो सीधा हुआ तो उसके हाथ में चौड़े फल वाली तलवार देखकर मैं कांप उठा। वो पत्थर की उस तरफ आ गया जहां से पत्थर पर पड़ी हुई लड़की पर वार किया जा सकता था। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर जल्दबाजी में मेरा पैर छोटे छोटे पत्थरों पर रिपटा और मैं फिर गिर गया। आशुतोष ने एक बार फिर सूरज की तरफ देखा और तलवार को दोनों हाथों में पकड़कर सर से बुलंद कर लिया। मैं उठकर आशुतोष की तरफ लपका, लेकिन चित्रा प्रीतम मुझसे ज्यादा तेज साबित हुई। वो भी जमीन पर पड़ा हुआ डंडा उठाकर आशुतोष की तरफ लपकी। आशुतोष के मुंह से अजीब सी जोरदार आवाज निकली और इससे पहले कि वो लड़की की गर्दन पर तलवार का वार करने के लिए हाथों को हरकत देता, चित्रा ने उस पर हमला कर दिया। डंडा बड़े जोर से आशुतोष के सर पर लगा, उसका सर फट गया और खून बह निकला। आशुतोष जख्मी शेर की तरह दौड़ते हुए पीछे मुड़ा। मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और चित्रा को साथ लेता हुआ दूर जा गिरा। आशुतोष ने घूमते हुए बड़ी कुव्वत से तलवार चलाई थी। अगर मैं एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो चित्रा की गर्दन उड़ जाती या तलवार की जद में आकर मेरा बाजू कट जाता। आशुतोष के सर पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। खून उसकी गर्दन को तर्क करता हुआ कंधे पर बह रहा था। उस पर जुनून तारी था और उसका चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया। वो एक बार फिर तलवार को ऊपर उठाकर लड़की की तरफ बढ़ा। मेरे साथ गिरने से चित्रा के हाथ से डंडा भी छूट गया था जो हमारे करीब ही पड़ा हुआ था। मैंने डंडा उठाकर लेटे ही लेटे पूरी कुव्वत से आशुतोष की टांगों पर वार कर दिया। मेरा यह हरबा कारगर हुआ। आशुतोष चीखता हुआ नीचे गिरा। पिंडली की हड्डी पर लगने वाली जरब खासी जोरदार थी। इस मर्तबा तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया और आशुतोष पर ठोकरें बरसाने लगा। एक मौके पर उसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरा। आशुतोष उठकर तलवार की तरफ लपका, लेकिन मैंने उसे टांग से पकड़कर घसीट लिया। अब हम एक दूसरे से गुथम गुथा हो गए थे। आशुतोष के हल्क से बेड़िए जैसी हुर्राटें निकल रही थी। उसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी। वो मुझे रगीता हुआ दूर ले गया और मेरा सर एक पत्थर से टकराने लगा। मेरा दिमाग हिल कर रह गया। मैंने अपनी पूरी कुव्वत मुजतमे करके उसे अपने ऊपर से धकेल दिया और फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। आशुतोष ने भी उठने में देर नहीं लगाई। वो एक बार फिर अरना भैंसे की तरह टकराते हुए मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन इस मर्तबा मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मैंने उछलते ही एक टांग अंदर की तरफ समेट ली और दूसरे पैर की किक उसके सर पर दे लगाई। मैंने मोटे सोल के जोगर्स पहन रखे थे। किक उसकी पेशानी पर लगी, खाल फट गई और खून बह निकला, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और उस पर पे दर पे ठोकरें बरसाता रहा। वो बहुत सख्त जान था या ये उसका जुनून था कि मेरी हर किक खाने के बाद भी वो टकराते हुए मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहा। एक मर्तबा उसे मेरे करीब आने का मौका मिल गया। मैंने खुली हथेली से उसके चेहरे पर वार किया। उसकी नाक से खून बह निकला। वो बड़े जोर से चीखा, मगर उसके जुनून की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। खून में तर उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसने एक बार फिर मेरी तरफ लपकने की कोशिश की। इस मर्तबा मैं हवा में उछलकर पैरों से उसकी गर्दन पर नेक लाक लगा दिया और अपने आप को झटके से एक तरफ गिरा दिया। वो भी मेरे साथ गिरा। मैं नीचे गिरते हुए अपने आप को संभाल नहीं सका। मेरा सर एक पत्थर से टकरा गया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां रक्स करने लगी। आशुतोष उठकर एक बार फिर मेरी तरफ लपका और उसी वक्त फजा एक फायर की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही आशुतोष की भयानक चीख भी चट्टानों में गूंज उठी। गोली उसके सीने में लगी थी और वो लड़खड़ा रहा था। मैंने सर को 2-3 झटके दिए और फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। वही सब इंस्पेक्टर और पुलिस वाले चंद गज के फासले पर खड़े थे। सब इंस्पेक्टर के हाथ में रिवॉल्वर था। आशुतोष गोली खाने के बाद भी नहीं गिरा था। वो बुरी तरह दौड़ रहा था, फिर मुड़कर उस पत्थर की तरफ बढ़ने लगा जहाँ चित्रा उस लड़की के हाथों की रस्सियां खोलने की कोशिश कर रही थी। चित्रा ने उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकाल दिया और वो लड़की भी बुरी तरह चीखने लगी। आशुतोष के लिए शायद एक गोली काफी साबित नहीं हुई थी। सब इंस्पेक्टर ने दूसरा फायर किया। इस मर्तबा गोली आशुतोष के सर के पिछले हिस्से में लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराते हुए गिर गया। आशुतोष के जिस्म को बार बार हल्के झटके लगते रहे और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। वो खत्म हो चुका था, मगर उसकी आंखें खुली हुई थी जैसे वो सूरज को देख रहा हो। सब इंस्पेक्टर दोनों पुलिस वाले दौड़कर उसके करीब पहुंच गए, जबकि मैं दौड़कर उस पत्थर पर चढ़ गया और उस लड़की के पैरों की रस्सियां खोलने लगा। चित्रा उसके हाथ खोल चुकी थी। उसने अपनी चादर उतारकर लड़की पर डाल दी। लड़की उसके साथ लिपटकर सिसकियां भरने लगी। उसका जिस्म कांपने लगा। मैं पत्थर से उतरा तो मुझे वो कपड़ा नजर आ गया जो आशुतोष ने लंबाई के रुख पर तय करके गर्दन में डाल रखा था। मैंने वो कपड़ा उठाकर उसकी तय खोल दी। वो एक पूरी चादर थी जो मैंने चित्रा पर डाल दी और आशुतोष की लाश के करीब आ गया। शुक्रिया श्रीमान जी, सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखते हुए बोला। अगर आप इसका पीछा करते हुए बरवक्त यहाँ ना पहुंच जाते तो ये दरिंदा इस लड़की को खत्म कर देता। ये लड़की कौन है? इसके वारसों के बारे में कुछ जानते हो? मैंने पूछा। 1 हफ्ते पहले अपनी फैमिली के साथ ये यहाँ आई थी, इंस्पेक्टर ने बताया। इसके दूसरी रोज पता चला कि इसके बाप ने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी और फिर हमारे एसपी साहब ने आशुतोष का फाइल निकालकर मेरे हवाले कर दिया।
ये पिछले 2 सूरज गिरन के मौकों पर भी ऐसी वारदातें कर चुका है और एसपी साहब को यकीन था कि इस लड़की को भी इसने अगवा करके पहाड़ों में कहीं छुपा रखा होगा। हम इसकी तलाश में थे और आज सुबह 10 बजे हमें इतला मिली कि इसे गंगोत्री में देखा गया है। फौरन इसकी तलाश शुरू होगी और फिर ये मेरी नजरों में आ गया, लेकिन ये वहां से भाग निकला। हम इन पहाड़ों में सुरंगों के अंदर खोकर रह गए और अगर आप यहाँ ना पहुंच जाते तो बेचारी लड़की मारी जाती। आपका भी बहुत शुक्रिया देवी जी। आखिरी अल्फाज उसने चित्रा की तरफ देखकर कहे थे जो लड़की को अपने साथ लिपटाए बैठी थी। मेरी एक मदद और श्रीमान जी। सब इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं कांस्टेबल को आपके साथ कर देता हूँ, आप इस लड़की को हरिद्वार थाने तक पहुँचा दे। थाने के सब लोग देवी जी को जानते हैं, आपको वहाँ रुकने की जरूरत नहीं और अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में आपसे और इन देवी जी से रब्ता कर लेंगे। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने जवाब दिया। मैंने अपनी टी शर्ट उतार कर चित्रा की तरफ उछाल दी। वो लड़की को लेकर पत्थर की दूसरी तरफ उतर गई। चंद मिनट बाद वो जब घूमकर हमारे सामने आई तो उस लड़की ने मेरी टी शर्ट पहन रखी थी और चित्रा वाली चादर धोती की तरह बांध रखी थी। आशुतोष वाली सफेद चादर चित्रा ने लपेट रखी थी। हम आधे घंटे बाद सुरंगों से निकलकर बाहर आ गए। वहाँ सूरत वैसी की वैसी थी। हजारों यात्री गंगोत्री में गुस्ल और पूजा में मसरूफ थे। किसी को पता नहीं चल सका था कि हिमालय की गोद में खेला जाने वाला एक खूनी ड्रामा अपने अंजाम को पहुंच चुका था। कांस्टेबल हमारे साथ था। हम गंगोत्री से निकलकर हरिद्वार थाने आ गए। हमें तकरीबन आधा घंटा वहां रुकना पड़ा था और फिर हम उस लड़की को पुलिस की तहवील में देकर चित्रा प्रीतम के कांटे में आ गए, जिसे वो कुटिया कहती थी। मेरी हालत बहुत खस्ता थी। कमबख्त आशुतोष में बेपनाह ताकत भरी हुई थी। उसने जिस तरह मुझे रगीता था उसे मैं अरसे तक याद रखूंगा। मैं कांटे में आते ही बिस्तर पर गिर गया। मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा था और सीने में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। चित्रा प्रीतम भी मुझसे कुछ फासले पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और फिर वो उठकर अंदर चली होगी। चंद मिनट बाद बाहर निकली तो उसने पीले रंग की दूसरी चादर ओढ़ रखी थी। मैं चाय बनाती हूँ, खाया तो हमने कुछ नहीं। मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, सर दुख रहा है बहुत शिद्दत से। प्रीतम आतिशदान के सामने पीढ़ी पर बैठ गई। इस वक्त 3 बज रहे थे। भूख वाकई नहीं लग रही थी, अलबत्ता चाय की तलब महसूस हो रही थी। मैं गद्दे पर लेटा चित्रा की तरफ देखता रहा। गंगोत्री में सब इंस्पेक्टर ने बताया कि आशुतोष 14 साल की एक कंवारी लड़की को ज़िबा करने वाला है। तो वो किस तरह तड़प उठी थी, किस तरह चीखी थी, उसे रोको, वो मेरी बच्ची को मार डालेगा। चित्रा अपनी जवान बेटी का दुख बर्दाश्त कर गई थी और वो नहीं चाहती थी कि किसी और के साथ भी ऐसा हो। और फिर उसने लड़की को रस्सियों से खोलकर जिस तरह अपने साथ लिपटाया था, वो मंदिर भी मैं कभी नहीं भूल सकता। चित्रा चाय बनाकर ले आई तो मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। चित्रा मेरे सामने बैठी हुई थी। पहले हम उस लड़की के बारे में बातें करते रहे, फिर आशुतोष के बारे में बातें करने लगे। अगर हम उस लड़की को ना बचा लेते और आशुतोष उसकी भेंट कर देता तो वाकई उसे हयाते उब्दी मिल जाती, वो मौत को शिकस्त दे देता। मैंने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता, चित्रा ने जवाब दिया, लेकिन इतना जानती हूँ कि हमारे ये हिंदू पंडित और पुजारी पूरी इसरार कुव्वतें हासिल करने के लिए जाप करते रहते हैं। ये सफली उलूम के माहिर होते हैं। कोई कुव्वत हासिल करने के लिए जाप करना पड़ता है और उसके लिए कोई ना कोई भेंट देनी पड़ती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, चाय के 1-2 घूंट की चुस्कियां ली और फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, जाप के भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। जितनी बड़ी कुव्वत को हासिल करना हो जाप उतना ही कठिन होगा और इंसानी खून की भेंट उसका लाजमी हिस्सा होगी। उसके बगैर जाप मुकम्मल नहीं होगा। बाल पंडित तो ऐसी पुरस्कार कुव्वतें हासिल कर चुके हैं और बाल नाकाम होने के बाद दोबारा जाप शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कह सकती कि तीसरी लड़की की भेंट देने के बाद आशुतोष को अपने घिनौने मकसद में कामयाबी होती या नहीं, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि नाकाम होने के बाद वो अपना जाप दोबारा शुरू कर देता। उसे कैसे पता चलता कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है या नहीं? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये उलूम बड़े पुरस्कार और कठिन है। यकीन से कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन हर जाप का कोई ना कोई रद्द अमल जरूर होता है। कोई ना कोई ऐसी निशानी जरूर होती है जिससे पता चल जाता है कि जाप मुकम्मल हुआ है या नहीं। पूरी इसरार कुव्वतें हासिल करना अगरचे नामुमकिन नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मौत को शिकस्त नहीं दी जा सकती। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी।